वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के विज्ञान सीरीज के अंतर्गत विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये विज्ञान की 5वीं वीडियो है। क्लियर। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, बैगनी रंग के प्रकाश में, नीला रंग के प्रकाश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, लाल रंग के प्रकाश में। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है खनिज से, जल से, सूर्य के प्रकाश से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, जल से। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। क्लियर। देखिए यहाँ पर इसका व्याख्या भी देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर। और मुक्त क्या होता है? तो ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस मुक्त होता है। क्लियर। तो ऐसे याद रखिएगा इसको कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर। और मुक्त कौन सा गैस होता है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, दलहन पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है क्लोरोरोबी, या फिर क्लोरोफ्लेक्सी, या फिर राइजोबियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प तीसरा, राइजोबियम। याद रखिएगा कि दलहन पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चौथा का सही आंसर होगा विकल्प पहला, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प पहला, जाइलम के द्वारा। क्लियर। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में या विभिन्न अंगों में कैसे पहुंचता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प दूसरा, फ्लोएम के द्वारा। क्लियर। अब इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए यहाँ पर जल लिख देते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर फल लिख देते हैं। क्लियर। फल का मतलब यहाँ पर खाद्य पदार्थ समझिएगा। तो जल, देखिए ज से जल और ज से जाइलम। क्लियर। और फ से फल और फ से फ्लोएम। क्लियर। तो यानी जब ये अगर जल लिखा हुआ दिख जाए तो क्या मारिएगा इसमें? तो इसमें जो है फ्लोएम वाला ऑप्शन पर टिक करिएगा या जाइलम वाला ऑप्शन पर। तो उसमें आपको जाइलम वाला ऑप्शन पर टिक करना होगा, और जब फल दिखेगा यानी कि खाद्य पदार्थ दिखेगा तब फ्लोएम वाला ऑप्शन पर टिक करिएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अब आपको गलती नहीं होगा। क्लियर। कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि खाद्य पदार्थ में क्या लगाएं टिक और जल में क्या लगाएं टिक। तो ऐसे याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम। क्लियर। बस एक याद रहेगा, तो दूसरा तो आप निश्चित रूप से वैसे ही टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है। अब देखिए तने की वृद्धि दर किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है
ऑक्जेनोमीटर, दूसरा दिया गया है ओडोमीटर, तीसरा दिया गया है स्पीडोमीटर, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा पहला। क्या होगा? पहला, ऑक्जेनोमीटर। क्लियर? ऑक्जेनोमीटर यंत्र से तने की वृद्धि दर नापी जाती है। यहाँ स्पीडोमीटर है, इससे गाड़ी की स्पीड मापी जाती है, और ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? तो इससे दूरी मापी जाती है, यानी कि गाड़ी कितनी दूरी तय की है वो इससे मापी जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, आत्महत्या की थैली कहलाता है राइजोबियम, फलीहा, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा तीसरा, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्लियर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डुबे ने, या फिर जेसी बॉस ने, या सीवी रमन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, डी डुबे ने। लाइसोसोम के खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। क्लियर? याद रखिएगा, डी डुबे, बहुत अच्छा नाम है। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था, और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर? यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, राइबोसोम के द्वारा। क्लियर? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर? और इसे तो आपको पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया गया वाटसन, क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीएनए की खोज जो किया गया था वो वाटसन एवं क्रिक दोनों मिलकर के किया था। क्लियर? तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, वाटसन एवं क्रिक दोनों। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने, क्रिक ने, या फिर कॉर्नबर्ग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कॉर्नबर्ग ने। देखिए कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए का संश्लेषण किया गया था। क्लियर? डीएनए याद रखिएगा, डीएनए का खोज पूछा जाए तो वाटसन एवं क्रिक होगा, और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक पूछा जाए तो कॉर्नबर्ग होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि डीएनए और आरएनए क्या है? एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों है न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, वृक्क कहते हैं, या पलिहा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, डीएनए के क्रिया खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वाटसन के द्वारा, या क्रिक के द्वारा, या वाटसन एवं क्रिक दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, वाटसन एवं क्रिक दोनों के द्वारा। क्लियर? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, या किसके द्वारा, या किसने किया था, जो भी कहिए।
सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन ने, आर्किमेडीज ने, मेंडल ने या हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष में जीन संघटन होता है XX या XY या YY या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा XY। क्या होगा? पुरुष में जीन संघटक XY होता है। क्लियर। याद रखिएगा। और ये तो आप सभी को पता होगा कि गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ा। क्लियर। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा जो है पुरुष और महिला में सेम रहता है। क्लियर। और अंतिम जोड़ा जो होता है वो पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, महिला में जीन संघटन होता है YY या XX या XY या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा XX। याद रखिएगा कि महिला में जीन संघटन होता है तो XX और पुरुष में पूछा जाए तो XY। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे का लिंग निर्धारित तो होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा, माता के गुणसूत्र द्वारा या दोनों, यानी माता और पिता दोनों के गुणसूत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, पिता के गुणसूत्र द्वारा। देखिए, बच्चा का जो लिंग निर्धारण होता है, लड़का होगा या लड़की, ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्लियर। क्योंकि पुरुष में जो है XY और महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर। ये अंतिम जोड़ा है, यानी कि 22 जोड़ा तो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। और 23वां जोड़ा अगर पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो आंसर आप दीजिएगा कितना? 23 जोड़ा दीजिएगा। आंसर कितना आंसर दीजिएगा? 23 जोड़ा। क्लियर। और अगर सीधा सीधा बोलिएगा तो 46। क्लियर। तो जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है और 23वां जोड़ा अलग होता है, वही 23वां जोड़ा में जो पिता का जो गुणसूत्र होता है XY, वही बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, वही बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA, फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दोनों। पैतृकता सिद्ध करने के लिए DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट दोनों सहायक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से या फिर प्रोटीन की कमी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, यकृत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, विटामिन सी। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्लियर। बाकी ए, बी और डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का वाहक निम्नलिखित में कौन है? बालू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर या डेंगू मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। क्लियर। तो इसीलिए मलेरिया रोग का वाहक क्या हो गया? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक
आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।